हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूथ पावर एकेडमी। यूथ पावर एकेडमी पे डेली आपके लिए करंट अफेयर्स क्लासेस आती हैं। और हमारा जो करंट अफेयर्स का मैगजीन है ये आपके एग्जामिनेशन पर्पस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ज्यादा से ज्यादा हमसे चैनल पे जुड़िए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। जितना ज्यादा आप हम हमारी जो मैगजीन्स हैं इनको स्टडी करेंगे, रेगुलर बेसिस पे स्टडी करेंगे, तो आपको देखने को मिलेगा कि एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस आप नहीं कर पाते थे, हम आप इजीली कर लेंगे। आपके लिए बहुत ज्यादा चीजें आसान हो जाएंगी। हमारी डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस चलती हैं, उसको आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, डायरेक्ट लाइव क्लासेस। इसके अलावा हमारी मंथली मैगजीन्स हैं, हमारी फटाफट मैगजीन्स हैं, जिनको आप हमारे टेलीग्राम चैनल से आप पा सकते हैं। और हमसे जुड़ने के लिए व्हाट्सएप नंबर आपको प्रोवाइड किया गया है, तो आप हमसे कनेक्ट होइए चैनल पे। और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिए। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो अगर सबसे पहले बात करें आर्ट एंड कल्चर की, जेएस पेपर वन का, तो प्रसार भारती का डिजिटल इनिशिएटिव है। इनका प्लेटफॉर्म है वेव्स ओटीटी। तो इसने 1 करोड़ रजिस्टर्ड यूजर्स जो हैं इसको जो है क्रॉस कर लिया है। और 2 साल इसको पहले ये लॉन्च किया गया था। ठीक है, वेव्स ओटीटी लॉन्च किया गया था नवंबर 2024 में। और प्रसार भारती ये एक स्टैट्यूटरी ऑटोनॉमस बॉडी है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग इसके अंतर्गत आता है। ये बना था प्रसार भारती एक्ट 1990 के तहत। और इसमें जो है वो दूरदर्शन, ऑल इंडिया रेडियो, ये सब आते हैं। तो जैसे हमने देखा है कि बहुत सारे आजकल ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है, जैसे नेटफ्लिक्स है। ठीक है, तो इसी का तरह इन्होंने भी अपना वेव्स ओटीटी जो है ये शुरू किया था। और इन्होंने इसको शुरू किया और इसमें इन्होंने फ्री एड वगैरह किए। और एड जो गवर्नमेंट उनके होते हैं उनको भी जो है वो सपोर्ट किया। इंडियन लैंग्वेजेस पे सपोर्ट किया। ऐसे कंटेंट जिनमें कि पर पब्लिक सर्विसेज से रिलेटेड चीजें हो तो उसको ये दिखाते हैं। तो मतलब इनके बारे में इंफॉर्मेशन आई है कि इसमें काफी सारे 2 साल में जो कस्टमर्स हैं वो जुड़ गए हैं। इनका जो कंटेंट है वो काफी डाइवर्स है। और इसमें अक्रॉस द वर्ल्ड के लोग भी इनसे जो है वो काफी जुड़े हैं। ठीक है। और इसको मतलब में ये एक अच्छा इनका अचीवमेंट है। तो डिजिटल चीजों को ये पूरा दिखाते हैं। और इसमें बताया गया है कि अभी ये जो वेव्स ओटीटी है ये 24,000 कंटेंट टाइटल्स को भी होस्ट करता है। ठीक है, और इसके बाद इनका 15,000 आवर्स का कंटेंट है, जो भी न्यूज में, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, स्पिरिचुअलिटी में, इन सब चीजों के बारे में पूरा जो है वो दिखाते हैं। साथ ही साथ इनके 140 लाइव टीवी चैनल्स हैं, 200 रेडियो सर्विसेज हैं जिनका स्ट्रीमिंग होता है। इनका एक स्पेशल एजुकेशनल कंटेंट आता है जिसमें कि प्रधानमंत्री ई विद्या चैनल्स हैं, इसके थ्रू जो है ये एजुकेशन से रिलेटेड जो भी चीजें हैं उसको बताते हैं। और ये ऐसा कंटेंट होता है जो कि हमारे जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उससे रिलेटेड है। ठीक है, तो इसको पूरा ये दिखा रहे हैं। तो इनका काफी एक नया वो अचीवमेंट ये रहा है। फिर मुख्यमंत्री माझी लाडली बहन स्कीम, ये महाराष्ट्र की स्कीम है। और इसको बीच में लेके जो है वो हो रहा था कि ये क्या इसको गवर्नमेंट कंटिन्यू करेगी। ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट का एक फ्लैगशिप स्कीम है जिसके तहत जो एलिजिबल वुमेन है इनको सरकार की तरफ से फाइनेंशियल एड प्रोवाइड किया जाता है, पैसे प्रोवाइड किए जाते हैं। ये लॉन्च हुआ था जुलाई 2024 में महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा। और इसके तहत जो 21 ईयर से 60 ईयर्स तक की जो फीमेल्स हैं, जो एलिजिबल वुमेन है, उनको 1,500 रुपए 1,500 का जो मैं मंथली बेनिफिट जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। और इसका एम यही है कि जो वुमेन है उनकी जो बेहतर करना उनकी फाइनेंशियल कंडीशन को, साथ ही साथ उनका जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है उसको भी अच्छा करना। तो अभी सीएजी की रिपोर्ट आई थी, तो इसमें कुछ क्वेश्चंस रेज किए गए थे। ठीक है, कि जो बेनिफिशरीज हैं इनका भी गवर्नमेंट जो है वो पूरा स्क्रूटिनी कर रही है, क्योंकि पाया जा रहा है कि बहुत से ऐसे लोग भी जो है वो इसको पा रहे हैं जो कि ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्विसेज में हैं। तो ये भी बात आ रही थी कि जो है इसको डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा। ठीक है। और तो अभी फिलहाल वहां पे गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है और ये इसको कंटिन्यू रखा जाएगा। श्योर किया है गवर्नमेंट ने, कहा है कि 1.7 करोड़ एलिजिबल वुमेन है जिनको इस स्कीम के तहत, मांझी लड़की बहन स्कीम के तहत सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है।
और इनको ये प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही साथ गवर्नमेंट ने 80 लाख इन एलिजिबल बेनिफिशरीज को जो है वो डिटेक्ट किया है और उनको जो है वो अब ये नहीं मिलेगा। इसमें इनका केवाईसी ई केवाईसी वगैरह। तो जैसे और भी जो स्टेट गवर्नमेंट्स उनकी जो स्कीम्स हैं उनके भी नाम जैसे इंपॉर्टेंट रहेंगे, जैसे मध्य प्रदेश में लाडली बहन योजना है। इसके अलावा और जो वेलफेयर स्कीम्स है तो इनके ये इम्पोर्टेंट रहते हैं। तो ये अब जैसे मान लो कहाँ जहां जहां पे फीमेल के लिए जो है बेनिफिट्स हैं, उनका नाम स्कीम का और स्टेट का नाम जो है ये पूछा जा सकता है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक रूलिंग दी है। उन्होंने कहा है कि जो मैरिड डॉटर्स हैं उनको एक्सक्लूड नहीं किया जा सकता है कंपैशनेट अपॉइंटमेंट से। और इन्होंने कहा है कि अगर उनको एक्सक्लूड किया जाता है तो ये आर्बिट्रेरी होगा, अनजस्टिफाई होगा और ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। एक केस था जिसमें कि एक महिला थी, मैरिड थी वो, तो उसको जो है वो अलाउ नहीं किया गया कि वो अपने फादर का जो गवर्नमेंट जैसे जॉब होता है, तो अगर उसमें अनटाइमली किसी की डेथ हो जाती है तो उस पे जो फैमिली मेंबर्स होते हैं उनको कंपैशनेट ग्राउंड पे सर्विस मिलती है, उस रैंक की नहीं बट लोअर रैंक की। तो ये एक है इनका कि ताकि अगर किसी की डेथ होती है अर्ली मतलब रिटायरमेंट के पहले किसी मेडिकल रीजन से, तो इस तो इसका ये था कि जो फैमिली है उसके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन ना आए और गवर्नमेंट उसको सपोर्ट प्रोवाइड करे। तो एक ये केस था जिसमें कि एक पर्सन थे, उनकी जो मैरिड डॉटर थी उसको कहा गया कि ये जो है ये एलिजिबल नहीं है, ठीक है। और इस वजह से फिर उनको जॉब नहीं मिली, जिसकी वजह से उनकी जो फैमिली थी उसको काफी प्रॉब्लम हुई। तो इसी पे इन्होंने कहा है कि जो मैरिड डॉटर्स हैं उनको भी ये है कि वो अगर उनके फादर की डेथ हो जाती है अनटाइमली तो उनको भी गवर्नमेंट जॉब जो भी है उनको वो मिलेगा। ठीक है, तो ये इन्होंने क्लियर कर दिया है। ये 2019 का केस था और इसमें इलाहाबाद जो हाई कोर्ट की जज थे, तो उन्होंने कहा था कि जो डेफिनेशन है फैमिली की उसमें मैरिड डॉटर्स को नहीं इंक्लूड किया जाएगा अगर कंपैशनेट ग्राउंड पे अपॉइंटमेंट देना है तो ये सारी चीजें हैं। तो ये आप मतलब ये ध्यान रखना कि ये नया रूलिंग जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने आया है और वो जो जजमेंट था इसको उन्होंने कहा है कि नहीं वो सही नहीं था। तो ये है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो कंपैशनेट अपॉइंटमेंट क्या होते हैं ये पता ही है कि ये गवर्नमेंट पॉलिसी है जिसके तहत डिपेंडेंट फैमिली को जॉब जो है वो प्रोवाइड की जाती है अगर किसी की अनटाइमली डेथ होती है, जिससे कि उसको इमीडिएट फाइनेंशियल रिलीफ मिल सके। से फिर सीबीएसई ने अभी न्यू चेयरपर्सन अपॉइंट किया है और सीनियर आईएएस ऑफिसर हैं लोखंडे प्रशांत सीताराम। इन्हें नया चेयरमैन बनाया गया है सीबीएसई का। और इसके पहले ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में एडिशनल सेक्रेटरी थे। इन्होंने राहुल सिंह को रिप्लेस किया है और वो अब जो है वो उनका डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में ट्रांसफर कर दिया गया है। हाल फिलहाल के दिनों में सीबीएसई का अभी रिजल्ट आया है और उसमें जो मार्कशीट का है चेकिंग को लेके ओएसएम का नया प्रोसेस गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है, तो उसको लेके काफी सारे इश्यूज आ रहे हैं। तो एक प्रेशर भी था कि सीबीएसई के जो अभी हेड है चेयरपर्सन है उनको चेंज किया जाए, तो इसको देखते हुए चेंजेस जो है वो किए गए हैं। और सीबीएसई जो है वो प्रोमिनेंट एजुकेशन बोर्ड है इंडिया में और इनके तहत 27,000 स्कूल जो है वो इनसे जुड़े हुए हैं ग्लोबली और इंडिया का पूरा मिला के। तो ये चेंज किया गया है और अब देखना होगा कि कैसे ये वर्क करते हैं, क्योंकि जो इनके पहले चेयरपर्सन थे उनके टाइम पे काफी सारे चेंजेस हुए, जैसे कि मार्कशीट सिस्टम आया, 3 लैंग्वेज पॉलिसी आई, तो इन सब चीजों को लेके काफी सारे विवाद भी जो है वो थे। ठीक है। और इसके अलावा सीबीएसई की ऑन स्क्रीन मार्किंग ये जो ओएसएम सिस्टम है इसकी इंक्वायरी के लिए कमेटी बनाई है गवर्नमेंट ने। इन्होंने एक 1 मेंबर कमेटी बनाई है जो कि देखेगी कि ये सिस्टम जो अडॉप्ट किया गया है सीबीएसई के द्वारा ये कितना सही है, क्या इसको अर्ली लॉन्च किया गया, क्या इसमें और भी वर्क करना था, तो ये सारी चीजें ये देखेंगे। और ये जो कमेटी है इसको एस राधा चौहान ये चेयर करेंगे। ये कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन के चेयरपर्सन हैं और ये अपनी जो रिपोर्ट है वो विद इन मंथ डीओपीटी या डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग को जो है वो सबमिट करेंगे।
ओएसएम या ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था कि जो आंसर बुक्स हैं उनका इवैल्यूएशन बेहतर तरीके से हो सके, मैनुअल एरर्स जो है वो कम हो सके, ठीक है, टाइम जो है वो कम लगे। लेकिन इसमें काफी सारी इरेगुलरिटीज जो है वो देखने को मिली है। और अभी जो 12th का जो रिजल्ट आया है, इसमें काफी सारे इश्यूज हो गए हैं, लोगों की मार्कशीट्स लोगों की कॉपियां बदल गई हैं, और नंबर जो है वो बच्चों के कम है, पासिंग परसेंटेज भी कम हो गया है। तो इसको लेके काफी एक जो है वो भी कंडीशन चल रही है, जिसका विरोध भी कर रहे हैं बच्चे भी सब। तो इसको देखते हुए एक कमेटी जो है वो बनाई गई है। आईसीएमआर है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। तो इनकी एक नई स्टडी है, पब्लिश हुई है ये ईएमबीओ मॉलिक्यूलर मेडिसिन में। और इसमें पहली बार पूरा कॉम्प्रहेंसिव मॉलिक्यूलर डिटेल्स बताए गए हैं, जिसमें बताया गया है कि कैसे जो फाइन पार्टिकुलेट मैटर है, PM2.5 टू PM10, ये पॉल्यूटेंट होते हैं। ये पॉल्यूटेंट प्लेसेंटा का जो बैरियर होता है उसको भी क्रॉस कर लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो बच्चे हैं उनमें प्लेसेंटा के थ्रू पॉल्यूटेंट्स जो है वो जा सकेंगे थ्रू मदर, और उसके बाद कहीं ना कहीं उनको फर्दर जो है वो इन्फ्लेमेशन हो सकता है, और इनकी ग्रोथ के लिए जो एसेंशियल चीजें हैं उसमें प्रॉब्लम हो जाती है, हो सकती है, और उसका इम्पैक्ट उनके चाइल्डहुड पर देखने को मिलेगा। इस ये जो रिसर्च इन्होंने किया है, इसमें इन्होंने रोडेंट्स पे भी स्टडी किया, साथ ही साथ इन्होंने 994 वुमेन हैं दिल्ली और झारखंड, दो जगहों पे। दिल्ली में बहुत हाई पोल्यूशन है, झारखंड में देवघर है, यहाँ पे लो पोल्यूशन है। तो इन सिटीज का पूरा कंपैरिजन किया, और इन्होंने पाया कि जो महिलाएं दिल्ली की जो वुमेन थी, इनमें जो 2.5 का जो एक्सपोजर था उसको आइडेंटिफाई किया गया, और इसकी वजह से काफी सारे रिस्क फैक्टर रहे। बर्थ के टाइम पे जो बेबी का वेट होना चाहिए उसमें कमी पाई गई। इसके अलावा प्रेगनेंसी के टाइम पे ड्यू टू दीज पॉल्यूटेंट्स जो ब्लड प्रेशर था उसमें काफी राइज देखने को मिला, प्री क्लैम्सिया देखने को मिला, जो कि एक डिजीज होती है इसमें बीपी काफी बढ़ जाता है अगर। तो ये सारे जो है वो पॉल्यूटेंट्स के इफेक्ट की वजह से देखने को मिले हैं। और इसमें इन्होंने इसके अलावा रोडेंट्स पे इन्होंने स्टडी किया, तो इन्होंने देखा कि पॉल्यूटेंट की जो पीएम है, पार्टिकुलेट मैटर, इनकी वजह से जो प्लेसेंटा है, इसकी जो एबिलिटी है यूट्रीन वॉल को इन्वेड करने की, उस पे इम्पैक्ट पड़ा, ब्लड वेसल ग्रोथ पे इम्पैक्ट पड़ा। तो काफी चीजें जो है वो देखने को मिली हैं। तो मतलब जो पॉल्यूशन है उसका इम्पैक्ट जो है वो जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं, वुमेन हैं, उनके बर्थ जो बेबी होता है उस पे भी काफी पड़ रहा है। तो ये सिचुएशन काफी डेंजरस है, और इस पे और वर्क करना होगा, क्योंकि इससे क्या होगा कि आगे चल के और भी इश्यूज जो है वो होंगे। और जैसा हमें पता है कि जो पोल्यूशन है वो एक सीवियर, सबसे मेजर जो है वो पब्लिक हेल्थ कंसर्न हो चुका है। दिल्ली कंसिस्टेंटली वर्ल्ड का सबसे पॉल्यूटेड सिटी में आता है। स्पेशली ड्यूरिंग विंटर्स जो कंडीशन है वो और खराब हो जाती है, तो उसकी वजह से काफी सारी प्रॉब्लम होती हैं। तो ऐसी जो स्टडी है ये सपोर्ट करती है कि हमें कहीं ना कहीं इन सब चीजों पे और वर्क करना होगा, ताकि एक बेहतर फ्यूचर जो है वो हो सके। और जैसे कि इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो चाइल्ड के ग्रोथ पे पड़ रहा है, उसके बर्थ पे पड़ रहा है, मदर पे पड़ रहा है। तो ये इस पे और भी ज्यादा वर्क हमें करना पड़ेगा। फिर प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना, इसके बारे में निकला था। ये लॉन्च हुई 21-22 में मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट में। और इसके तहत जो ग्रांट इन एड है, ये 2.5 लाख से ज्यादा बेनिफिशरीज को जो है उसने सपोर्ट प्रोवाइड किया है। और 10,000 से ज्यादा बेनिफिशरीज को हॉस्टल वगैरह इनमें अलॉट किया गया है, ऐसे बच्चे जो कि पुअर रेजिडेंशियल फैसिलिटी में रहते हैं। ठीक है, इसके अलावा इस योजना के तहत 14,000 विलेजेस को आदर्श ग्राम के तरह डेवलप किया गया है। इसमें गवर्नमेंट इंटरवेंशन कर रही है कि जो भी ऐसे गांव जहाँ पे जो एससी कैन है लोग, उनकी जो नंबर ज्यादा है, तो वहां पे ये डेवलपमेंट में मतलब इंटरवेंशन करे, ताकि प्रॉपर तरीके से डेवलपमेंट जो है ये हो सके। और ये जो पीएम अजय योजना है, अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना, ये तीन अर्लियर इसके पहले स्कीम्स थी। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना,
बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना और स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, इनको मर्ज करके बनाया गया है। और आदर्श ग्राम में ये फोकस किया जा रहा है कि जो बेसिक सुविधाएं हैं वो सारी चीजें वहां प्रोवाइड किए जाए, जैसे रोड फैसिलिटी को बेहतर किया जाए, इलेक्ट्रिसिटी, सैनिटेशन, इन सब चीजों को बेहतर किया जाए, डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया जाए, एससी स्टूडेंट को हायर एजुकेशन परस्यू करने के लिए हॉस्टल फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। और इसके अभी जो फंडिंग है उसको भी गवर्नमेंट ने और इंक्रीज किया है ताकि और बेहतर तरीके से इस पे काम हो सके। फिर यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इन्होंने सेकेंड कन्वोकेशन सेरेमनीज को एड्रेस किया एम्स भटिंडा का। यहाँ पे इन्होंने बताया कि अभी कंट्री में 1.82 लाख आयुष्मान आरोग्य मंदिर हैं जो कि प्रोवाइड कर रहे हैं हेल्थ केयर सर्विसेज हर जगह। इसके अलावा 30 ईयर से ज्यादा के जो लोग हैं इनकी ग्राम पंचायत के थ्रू, आशा वर्कर्स के थ्रू और जो बाकी फ्रंट हेल्थ लाइन वर्कर्स हैं उनके तहत रेगुलर स्क्रीनिंग की जा रही है। 36 करोड़ लोगों को स्क्रीन किया गया है, इसमें ओरल कैंसर को स्क्रीन किया गया, पता लगाया गया। सिमिलरली वुमेन में ब्रेस्ट कैंसर का डिटेक्शन किया गया। 9 करोड़ वुमेन में सर्वाइकल कैंसर डिटेक्ट किया गया। तो उन्होंने बताया कि हेल्थ सेक्टर में गवर्नमेंट काफी काम कर रही है। इसके अलावा 42 करोड़ इंडिविजुअल्स की स्क्रीनिंग की गई फॉर डायबिटीज और हाइपरटेंशन, ठीक है। और एक पूरा नेशन वाइज कैंपेन चलाया जा रहा है। हेल्थ में इन्होंने बताया कि काफी जो है वो काम किया गया है। और पोलियो फ्री इंडिया 2014 में डिक्लेयर हो गया था। इसके अलावा मैटरनल और नियोनेटल जो टेटनस है ये भी इंडिया से खत्म हो चुका 2015 में। ट्रैकोमा के बारे में इंफॉर्मेशन दी कि ये अभी कोई पब्लिक हेल्थ कंसर्न नहीं है कंट्री में, इसमें काफी प्रोग्रेस हो चुका है। साथ ही साथ कालाजार, लेप्रोसी और लिम्फेटिक फाइलेरियासिस, इसके एलिमिनेशन के लिए भी काफी सारा काम जो है वो हो रहा है। और अब जैसे आयुष्मान आरोग्य मंदिर मंदिर हैं, ये हेल्थ और वेलनेस सेंटर्स हैं जिनको आयुष्मान भारत स्कीम के तहत लॉन्च किया गया है। ये प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम को और बेहतर बनाते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारा टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम है जिसके तहत एक पूरा हमारी स्ट्रेटेजी है, उस पर हम काम कर रहे हैं। पोलियो फ्री हम ऑलरेडी हो चुके हैं, टिटनेस को हमने हटा दिया है, ट्रैकोमा के एलिमिनेशन पे काम हो रहा है, ठीक है। और इस पे काफी डब्ल्यूएचओ ने कहा कि 2017 में इंडिया से इसको भी हटा दिया गया। फिर वेक्टर बॉर्ड डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम है, इसके तहत एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो फाइलेरिया, लेप्रोसी, इन सब को भी पूरी तरीके से खत्म किया जा सके। तो कई बार जैसे ये जो डिजीज है ये किसी से स्प्रेड होती हैं, ये इनके बारे में पूछा जा चुका है। जैसे काला जर है, ये विस्टरल लिशमैनियासिस होता है, ये एक पैरासाइट डिजीज है जो कि सैंड फ्लाइज से होती है। सैंड फ्लाइज के बारे में पहले बहुत बार पूछा जा चुका है। इसके अलावा लिम्फेटिक फाइलेरियासिस है, ये एक मॉस्किटो बॉर्न पैरासाइट डिजीज है और इसमें हाथी पांव इसको कहा जाता है। तो इसके एलिमिनेशन के लिए भी जो है वो काम जो है वो गवर्नमेंट कर रही है। तो ये सारी चीजें हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा। जो डेटा इन्होंने बताया है, जो जो डिजीज के एलिमिनेशन के बारे में इन्होंने बताया है, ये सारी चीजें एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अमेंडमेंट किया है इमिग्रेशन और फॉरेनर्स रूल्स 2026 में। और इसमें काफी सारे चेंजेस किए हैं, जो रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट होता है फॉरेनर्स के लिए, उनके लिए इन्होंने इसमें कहा गया है कि जो फॉरेनर्स हैं अराइविंग इन इंडिया फॉर अप टू 180 डेज, उनको रजिस्टर कराना होगा अपने आप को बिफोर द एक्सपायरी ऑफ देयर वीजा, अगर उनको और लंबे समय तक स्टे करना है इंडिया में। और पहले जो रजिस्ट्रेशन था वो 14 डेज के भीतर ही करा लेना होता था, 180 डे पीरियड का एंड टाइम के पहले। फिर इसके लिए इन्होंने इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स रूल्स 2025 इसमें जो है वो चेंजेस किए हैं, ठीक है। और इसके अलावा इसमें कहा गया है कि लेट रजिस्ट्रेशन या प्रिस्क्राइब पीरियड से जो है वो अगर ज्यादा का आप रजिस्ट्रेशन कराते हो तो उसके लिए जो कुछ एक पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेस रहेगा उसी में किया जा सकेगा। फिर ऑनलाइन अपील सिस्टम, मतलब आप ऑनलाइन जो है वो लोग अपील कर सकेंगे, कहीं से भी जो है वो अपील कर सकेंगे, ठीक है। और ये कमिश्नर ऑफ ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन इनको करना होगा। और
विद इन 30 days ऑफ रिसीविंग द ऑर्डर, ये को जो है वो करना होगा जो भी कंसर्न पार्टी है, ताकि पूरे मैटर को 60 days में जो है वो खत्म कर लिया जा सके। मतलब अगर कोई बाहर से आता है, उसको ज्यादा दिन के लिए स्टे करना है, तो उसको ये सारी रिक्वायरमेंट्स अब रहेंगी, और इनके मतलब चेंजेस किए गए हैं ताकि बेहतर तरीके से चीजें और जो है वो हो सके। ऑनलाइन जैसे सिस्टम ला गया, तो कहीं से भी अप्लाई कर सकेंगे वीजा के एक्सटेंशन के लिए। तो ये सारी चीजें हैं। फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इन्होंने ओथ दिलाया दिलाया 5 न्यू जजेस को सुप्रीम कोर्ट में। 5 और न्यू जजेस जो है ये अपॉइंट हुए हैं। ये हैं जस्टिस शील नागू, श्री चंद्रशेखर, संजीव सचदेवा, अरुण पल्ली और वी मोहना। ठीक है, और ये जो अपॉइंटमेंट किए गए हैं, ये सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम था, इनके रिकमेंडेशन पे सेंटर के द्वारा किया गया। फिर जो राष्ट्रपति हैं, उन्होंने एक ऑर्डिनेंस को जो है मतलब वो किया, सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2026, इसको इन्होंने प्रोमलगेट किया था। उसके बाद विद इन अ वीक जो है वो न्यू जजेस की अभी जो है वो अपॉइंटमेंट हुआ है। और पहले जो हमारे सुप्रीम कोर्ट में जजेस का नंबर था, ये 34 था। अब इसको बढ़ाकर 38 कर दिया गया है, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी इंक्लूडेड हैं। तो इसका मतलब हुआ कि एक सीजेआई और उसके अलावा 37 जजेस हैं प्रेजेंट टाइम में सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे केसेस पेंडिंग रहते हैं। इसको देखते हुए काफी टाइम से ये डिमांड हो रहा था कि जो जजेस का नंबर है उसको बढ़ाया जाए, सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रेंथ को जो है वो और बढ़ाया जाए। इसके अलावा जस्टिस वी मोहना, इनकी जो अपॉइंटमेंट हुआ है, ये फर्स्ट वुमेन जज हैं फ्रॉम द स्टेट ऑफ तेलंगाना, जिनको एलिवेट करके डायरेक्टली बार से सुप्रीम कोर्ट का जज जो है वो बनाया गया है। तो हाई कोर्ट बेंच में इनकी नियुक्ति नहीं हुई, सीधा इनको तेलंगाना के बार मतलब यहाँ पे वो प्रैक्टिस करती थी, तो वहां से उनको जो है वो जज बना दिया गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें, चूंकि अभी ऑर्डिनेंस इसलिए गवर्नमेंट ने ले आया क्योंकि पार्लियामेंट सेशन अभी चल नहीं रहा है। मॉनसून सेशन स्टार्ट होगा 1 जुलाई से। तो जब ये सेशन स्टार्ट होगा, तो उस टाइम पे ऑर्डिनेंस को जो है वो गवर्नमेंट को पास कराना होता है। फिर सुप्रीम कोर्ट का ही एक नया रूलिंग आया है, और इसमें इन्होंने कहा है कि अ, मतलब डिसमिस किया एक चैलेंज था, एक ऑर्डर को, जिसमें डायरेक्ट किया गया था एक पर्सन को कि आप डीएनए टेस्ट करवाएं सिविल सूट में। एक पर्सन जो कि क्लेम कर रहा था कि वो उनका बायोलॉजिकल सन है, तो उसमें उन्होंने कहा था कि मैं पेरेंटल टेस्ट जो है वो नहीं कराऊंगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस ऑर्डर को उन्होंने चैलेंज किया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको डिसमिस कर दिया है। और जस्टिस संजय करोल और एन कोटेश्वर सिंह, इन्होंने कहा कि ये देवर बैलेंसिंग द एलिज्ड फादर्स राइट टू प्राइवेसी विद द एलिज्ड सन्स डिजायर फॉर क्लोजर ऑनर क्वेश्चन दैट हैज लूम्ड लार्ज ओवर हिज लाइफ। जैसे कि जो व्यक्ति है, अगर उसको ये है मतलब उसके ऊपर एक क्वेश्चन है कि उसका फादर कौन है, तो उसकी एक इच्छा है जानने की कि इसको बताया जाए। अब फादर का कहना है कि ये उनका राइट टू प्राइवेसी है, लेकिन दोनों के बीच में एक बैलेंस जो है वो होना चाहिए। और ये क्लेम अराइज हुआ था सिविल सूट के थ्रू, जिसमें कि पैटर्निटी का डिक्लेरेशन करने की बात हो जाती थी, ताकि जो फादर की प्रॉपर्टी है उसको मिल सके। और फादर ने उसको कहा था कि हम आपको प्रॉपर्टी जो है वो नहीं देंगे। तो इसी वजह से जो है वो डीएनए टेस्ट की बात जो है वो कही गई थी। तो बेंच ने कहा कि 3 क्वेश्चंस डिटरमिन वेदर अ डीएनए टेस्ट कैन बी डायरेक्टेड। मतलब 3 प्रकार के क्वेश्चन है, तब उसमें होता है कि डीएनए टेस्ट कराना है कि नहीं। इफ पैटर्निटी इज डायरेक्टली इन इशू, इफ देयर इज एनी अदर एविडेंस ऑन रिकॉर्ड कैपेबल, मतलब कि अगर कोई इशू हो पैटर्निटी का, तब आप उसमें उस केस में डायरेक्टली कराइए। या कोई और अदर एविडेंस हो जो कि बताता हो कि हाँ ये इनके फादर जो है वो हो सकते हैं। और इफ द ऑर्डर इफ ऑर्डरिंग द टेस्ट इज इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पार्टीज, और या जस्टिस के या पार्टीज के इंटरेस्ट में ऐसा हो, तब उस कंडीशन में जो है वो जो डीएनए टेस्ट है वो वैलिड है, उसको कराना जो है वो गलत नहीं है। ठीक है, और उसमें कहा गया कि जो फादर हैं जिनके लिए ये पूरा केस किया था, इन्होंने कंसिस्टेंटली ओवर 2 डिकेड्स तक जो है वो डिनाई किया है कि हम इसके फादर नहीं है। ठीक है, और तो इस वजह से इस टेस्ट के अलावा और कोई तरीका नहीं है जिसके थ्रू इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो पता कराया जा सके।
ठीक है। और अगर हम पैटर्निटी डिस्प्यूट्स की बात करें तो सेक्शन 112 है इंडियन एविडेंस एक्ट का, ये अब आता है भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सेक्शन 116 के अंतर्गत। तो ये कहता है क्रिएट्स अ प्रिजम्पशन दैट a child born during a valid marriage or within 20 to 80 days of, अगर कोई ऐसा बच्चा जो कि किसी की शादी हुई हो तो उस दौरान पैदा हुआ है, या अगर डाइवोर्स हो गया हो तो अगर 280 डेज के भीतर पैदा होगा, तो जो कपल थे उन्हीं का जो है वो बच्चा उसको जो है वो माना जाएगा और उसको एक लेजिटिमेट चाइल्ड जो है वो कहा जाएगा, अनटिल अनलेस जो है वो, अगर ऐसा हो कि दोनों पार्टीज कहे कि हाँ उनका कोई एक दूसरे से एक्सेस नहीं था, तो ये है। ठीक है। तो इसके तहत जो है वो, जो भी चाइल्ड जो है वो वेडलॉक में बॉर्न होता है उसको एक लेजिटिमेसी जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। और तो ये है। ठीक है। और इसके अलावा इन्होंने कहा कि देयर इज नो एक्सप्रेस प्रोविजन ऑथराइजिंग कोर्ट्स टू ऑर्डर डीएनए टेस्टिंग। और केस बाय केस, मतलब हर केस के बेसिस पे इसमें अलग अलग तरीके से इसको डिफाइन किया जाता है। फिर एक एक सिमिलर केस था 1993 में, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने गौतम कुंडू वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल केस था। इसमें कहा था कि डीएनए टेस्ट कैन नॉट बी ऑर्डर एज अ मैटर ऑफ कोर्स एंड दैट नो वन कैन बी कंपेल्ड। उस टाइम पे उन्होंने कहा था कि किसी को अपना ब्लड सैंपल देने के लिए कंपेल नहीं किया जा सकता है, तो उस केस में इन्होंने जो है वो उसको नहीं माना था। फिर दीपान्विता रॉय वर्सेस रोनो बोत्रो रॉय, इसमें इन्होंने परमिट किया था टेस्ट नेसेसरी, क्योंकि इसमें इन्होंने कहा था कि चाइल्ड की लेजिटिमेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए जरूरी है कि जो है वो टेस्ट करवाया जाए। फिर इसके बाद इन्होंने अपर्णा अजिंक्या वर्सेस अजिंक्या अरुण फिरोदा केस हुआ था। इसमें कहा था कि चिल्ड्रन हैव अ राइट नॉट टू हैव देयर लेजिटिमेसी क्वेश्चन, मतलब ये चिल्ड्रन का राइट है कि कोई क्वेश्चन ना करे कि ये लेजिटिमेट चाइल्ड है कि नहीं है। तो अ, तो इनके भी राइट टू प्राइवेसी का ये कहीं कहीं मतलब एक वो है, तो इसलिए ये अलाउ किया था। तो डिफरेंट डिफरेंट केसेस में टाइम टू टाइम जो है वो इस तरह के जजमेंट आते रहते हैं। तो फिलहाल इन्होंने इस केस में जो है वो इसको अपहेल्ड किया है। और दोनों के बीच जो राइट टू प्राइवेसी है, इसको ये भी एक चूंकि फंडामेंटल राइट है, और राइट टू नो क्योंकि भाई बच्चे का भी अधिकार है कि जानने का, तो उस कंडीशन में एक बैलेंस बनाने की कोशिश जो है वो इसको किया गया है। जैसे बहुत सारे डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, उसकी वजह से इस तरह के क्वेश्चन जो है वो अराइज होते हैं, लोग केस अपना वो करते हैं, तो इस पे ये डिसीजन आया है। डीआरडीओ और एयरफोर्स इन्होंने सक्सेसफुल जो है वो फ्लाइट टेस्ट किया है रुद्रम टू एयर टू सरफेस मिसाइल का, एक एयरबॉर्न प्लेटफॉर्म से। रुद्रम टू ये इंडिजिनसली डेवलप्ड एयर टू सरफेस मिसाइल है जिसको डीआरडीओ ने डेवलप किया है, और ये अपने प्रिसाइज स्ट्राइक्स के लिए जाया जाता है। एयरबॉर्न प्लेटफॉर्म मतलब ये हवा से ही जो है वो मार कर सकती हैं। ठीक है। और ये एक इंडिया का ब्रॉडर इनिशिएटिव है जिसके थ्रू ये जो डिपेंडेंस है फॉरेन डिफेंस इंपोर्ट्स पे उसको कम करना चाह रहे हैं। मेकिंग इंडिया प्रोग्राम के तहत ये अलाइन है। और ये अस्त्र एयर टू एयर मिसाइल प्लेटफॉर्म जो है अ, ये बेस्ड है, इससे जो है उसको जो है वो लॉन्च किया जा सकता है। और ये इसको जो है वो जैसे कि आईएएफ के फाइटर जेट्स हैं सू 30 MK-1 और तेजस, इनमें के इनसे जो है वो इसको रिलीज किया गया है, जिससे पाया गया कि ये बेहतर तरीके से काम जो है वो कर रहे हैं, और इन्होंने जो भी टारगेट था, जो मिशन था, उसको सक्सेसफुली जो है वो अचीव किया। ठीक है। और इसी के अलावा अभी जो डीआरडीओ है ये न्यू जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल सिस्टम इसको भी डेवलप जो है वो कर रहा है, तो ये एक सिग्निफिकेंट अचीवमेंट है। फिर जम्मू एंड कश्मीर में जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, इनका एक ऑपरेशन शिरुवाली चल रहा है, और ये राजौरी डिस्ट्रिक्ट है, तो वहां पे जो टेररिस्ट हैं उनको ट्रैक करने के लिए ये ऑपरेशन इन्होंने चलाया है। 10 दिन से ये जो है वो पूरा चल रहा है, और उसमें इंटेंसिव एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं। जो टेररिस्ट हैं जो छुपे हुए हैं डेंस फॉरेस्ट में और बाकी जो सेंसिटिव एरियाज हैं, तो उनको पकड़ने के लिए ये ऑपरेशन शिरुवाली जो है वो आर्मी की तरफ से इसको चलाया गया है। फिर इसके अलावा डिफेंस की बात कर लें तो ईरान इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि इन्होंने पनामा फ्लैट कंटेनर शिप है एमएससी सरस का वी, इसको एक क्रूज मिसाइल से जो है वो अटैक किया है, टारगेट किया है। उन्होंने कहा कि पहले जो है ये
एक ईरानियन वेसल है, उसका ओमान के पास जो है वो उस पे अटैक किया गया, तो उसी के रिटेलिएशन में इन्होंने ये किया है। और ये जो था, ये इराक के कस्र पोर्ट पे, मतलब वहां पे सेल कर रहा था, तो इसमें ये इसको इन्होंने स्ट्राइक किया है। किसी की, मतलब इस इंसिडेंट में किसी की डेथ नहीं हुआ है, कोई ऐसा डैमेज नहीं हुआ है एनवायरमेंट को। ठीक है। तो अभी जैसे हमें पता है कि वेस्ट एशिया में काफी क्राइसिस चल रही है, बातचीत हो रही है, बट उसके बाद भी प्रॉब्लम्स, अभी सारी चीजें हैं वहां पे। तो ये सारी चीजें हैं। फिर इंडियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि ये धीरे धीरे डब्ल्यूपीआई को जो है वो खत्म करेंगे और उसको रिप्लेस करेंगे। न्यू इंडेक्स सिस्टम है ये, एक है कॉम्प्रिहेंसिव प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स सिस्टम। माना जा रहा है कि इससे जो इन कंट्री का इन्फ्लेशन है वो मॉडर्नाइज होगा, और जो ग्लोबली बेस्ट एडॉप्टर प्रैक्टिसेस हैं उससे ये अलाइन होगा। कंज्यूम कमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री, इन्होंने अनाउंस किया था अभी पहले कि जो बेस ईयर है डब्ल्यूपीआई का, इसका भी रिवीजन किया गया। जैसे इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, उसका भी रिवीजन किया गया, सब में चेंजेस किए गए हैं। तो डब्ल्यूपीआई का जो बेस ईयर है उसको चेंज करके 2011-12 से 2022-23 किया गया। और जो रिवाइज डब्ल्यूपीआई सीरीज है, और इसके बाद अब ये न्यू प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स बनेगा। और ये माना जा रहा है कि अभी 15 जून को जो है वो इसको रिलीज करेंगे। और जैसे अभी तक जो डब्ल्यूपीआई है पूरा उसी का यूज किया जाता था। ठीक है, कि क्या प्राइजेस में क्या चेंजेस हो रहे हैं, सब चीजों को देखने के लिए, समझने के लिए। तो अब इसी के साथ साथ ये पीपीआई का भी जो है वो इसको भी रिलीज करेंगे। और फिर बाद में सफिशिएंट टाइम दिया जाएगा कि यूजर जो है वो डब्ल्यूपीआई से टोटली जो है वो पीपीआई पे स्विच जो है वो हो जाए। तो जो नई सीरीज आई है अभी डब्ल्यूपीआई की, तो इसमें जो आइटम्स के नंबर हैं उनको बढ़ा के 697 से 957 किया गया है। तो ये ऐसा इसलिए किया गया है ताकि ब्रॉड रिप्रेजेंटेशन मिले, जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है कंट्री में उसकी। इसमें न्यू एनर्जी रिन्यूएबल सोर्सेस को, सोलर विंड, इनको जो है वो इंक्लूड किया गया है इलेक्ट्रिसिटी ग्रुप के अंदर, क्योंकि इनका भी परसेंटेज काफी ज्यादा हो गया है। क्रूड पेट्रोलियम और नेचुरल गैस को, इनको जो है वो प्राइमरी आर्टिकल से शिफ्ट करके फ्यूल एंड पावर में किया गया है, ताकि बेहतर तरीके से जो एनर्जी प्राइसेस हैं उनका जो है वो ट्रैकिंग जो है वो हो सके। और ये जो नया मेथोडोलॉजी है, ये डिराइव हुआ है इम्प्रूव ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट से। अब इसी का जो है वो यूज किया जा रहा है। पहले नेट ट्रेडेड वॉल्यूम होता था यूज, ये होता था ग्रॉस वैल्यू, मतलब जो आउटपुट होती थी प्लस इंपोर्ट कितना किया और माइनस एक्सपोर्ट। ठीक है, उसके बेसिस पे जो है ये इंडेक्स जो है वो पूरा बनाया जाता था। तो अब नया स्टैंडर्ड इकोनॉमिक इंडिकेटर जो है वो है। और ग्लोबली अगर बात करें तो आईएमएफ है, ओईसीडी है, ये सब जो है वो पीपीआई को ही जो है वो फॉलो करते हैं। तो अब जब इसका पूरा डेटा आएगा तो वो भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। साथ ही साथ जो पीपीआई है, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, कि जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं, फिर देखना होगा कि इनमें क्या क्या चेंजेस और देखने को मिलते हैं। तो ये सारी चीजें, तो ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा। बेस ईयर जो जो चेंजेस किए गए हैं वो पूरे सब में, सब जगह इम्पोर्टेंट रहेगा और कहीं भी पूछा जा सकता है। यूपीआई, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट रियल टाइम प्लेटफॉर्म, पेमेंट प्लेटफॉर्म जो है वो के तौर पे उभर उभर के आया है। और यूपीआई का लॉन्च हुआ था 11 अप्रैल 2016 को। अभी फिलहाल की अगर हम देखें तो विद इन 10 इयर्स, ये इसने जो कंट्री का डिजिटल इकोनॉमी है उसका एक ये बैकबोन बन गया है। फाइनेंशियल इंक्लूजन में इसने बहुत हेल्प किया है, आराम से पेमेंट हो जाता है। ठीक है। और इसके अलावा जो यूपीआई है, इसकी जो सर्विसेज ये ऑल ओवर वर्ल्ड जो है वो इंडिया कई सारी कंट्रीज के साथ जो है वो इसको शेयर कर रही है। हमारी कई सारी जो पार्टनर कंट्रीज हैं, जैसे कि नेपाल, भूटान, सिंगापुर, यहाँ पे ये यूपीआई जो है वो पहुंच गया है। ठीक है। और इसको डेवलप किया है नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गाइडेंस में। और 2016 में जब इसको लॉन्च किया गया था तो इसमें 21 जो है वो मेंबर बैंक्स थे। ठीक है। और अब पार्टनरशिप को और भी जो है इसमें बढ़ाया गया है। तो ये है। तो अभी अगर हम बात करें अगली 2026 की, तो 15 बिलियन ट्रांजैक्शन जो है वो
मंथली इसके में हुआ है, और जो ट्रांजैक्शन वैल्यू है वो 30 लाख करोड़ की है। तो वाइडली ये अडॉप्ट है। अगर हम देखें तो इंडिया में सब्जी जो लोग बेचते हैं या जो आपका ऑटो चला रहे हैं, हर कोई अब जो है वो यूपीआई का यूज कर रहा है, तो इसका ज्यादा से ज्यादा यूज जो है वो हो गया है। फिर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट इन्होंने दो सेपरेट हाई लेवल इंक्वायरी कमिटीज बनाई हैं। ये इन्वेस्टिगेट करेंगी। अभी एक अंडर कंस्ट्रक्शन ब्रिज था, बेतवा रिवर पे बन रहा था हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट पे, तो वो जो है वो गिर गया। इसकी वजह से 6 लोग उनकी जो है वो डेथ हुई। तो पूरा एक इन्वेस्टिगेशन के लिए जो है वो पूरा इन्होंने दो कमिटीज जो है वो बनाई है, इंक्वायरी कमेटी। और इसमें एक कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेस्टिगेशन होगा, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन साथ ही साथ उत्तर प्रदेश ब्रिज कॉर्पोरेशन दोनों के द्वारा। ठीक है। एक 3 मेंबर इंक्वायरी कमेटी बनेगी जिसमें एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, नमामि गंगे ये हेड करेंगे। और ये पूरा डिटेल में एग्जामिन करेगी कि क्या क्या प्रोसीजरल लैप्सेस हुए हैं जिनकी वजह से ये घटना जो है वो हुई है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश ब्रिज कॉर्पोरेशन ये एक अलग से 3 मेंबर टेक्निकल कमेटी बनाएगा, असेस करेगा कि क्या फॉल्ट थे, क्या फ्लॉज थे जिनकी वजह से ये दुर्घटना अभी घटी है। ये हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में एक ब्रिज जो है वो कोलैप्स जो है वो कर गया था, तो इसके पूरा जांच जो है वो होगी। फिर मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जिन्होंने अनाउंस किया है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है ये मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा इसको लॉन्च करेगी अक्रॉस द स्टेट। और ये ट्रांसपोर्ट बस सर्विस थी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बस सर्विस, जिसको कि 2005 में डिसकंटिन्यू जो है वो कर दिया गया था। तो अभी इन्होंने कहा है कि फिर से जब रक्षाबंधन की फेस्टिवल पे इसको ये फिर से लॉन्च करेंगे, और इसका एम है कि कनेक्टिविटी को बेहतर करना और अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन को जो है वो बेहतर करना अक्रॉस द मध्य प्रदेश। फिर इंडिया का जो ईवी ट्रांजिशन है, इसमें क्या मतलब चीजें हैं, क्या चीजें और हो सकती हैं, इससे रिलेटेड एक आर्टिकल था। और इसमें बताया गया कि इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट ये काफी एक डिसिसिव स्टेज पे जो है वो आ गया है। और अगर हम बात करें फाइनेंशियल ईयर 2026 की, तो अभी तक जो है वो 2.5 मिलियन व्हीकल्स जो है ये सोल्ड आउट हो चुकी हैं। और ये रिफ्लेक्ट करता है कि जो पॉलिसी है सेंट्रल की और स्टेट की, कि ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को जो है वो बेचा जाए, उनका जो है वो बढ़े यूजेस, ताकि जो पोल्यूशन है इन सब में जो है वो कमी आ सके। तो ये एक वो है कि मतलब इसका जो यूज है वो काफी बढ़ गया है। और इसमें बहुत सारे इंसेंटिव्स भी प्रोवाइड किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, परचेज के टाइम पे टैक्स में एग्जेम्पशन मिलता है। इसके अलावा और भी बेहतर तरीके से जो है वो गवर्नमेंट इंटरवेन जो है इसमें करती है, ताकि इनका यूजर्स जो है वो ज्यादा से ज्यादा बढ़े, कस्टमर्स को किसी प्रकार का कोई हेजिटेशन ना हो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को यूज करने में, उनकी क्रेडिबिलिटी को और बेहतर किया जाए, क्योंकि एक टेस्टेड टेक्नोलॉजी है। नेक्स्ट फेज जो है वो है ईवी एडॉप्शन का। इसमें पूरा डिफरेंट पॉलिसी हमें और इस पे वर्क करना पड़ेगा। ठीक है। अब जैसे कि हमारा टारगेट ये है कि जो हमारा इम्पोर्टेड फ्यूल है उसको हम और कम कर सके, ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिफाइड कर सके चीजों को, ताकि इम्पोर्ट जो डिपेंडेंसी है अदर कंट्रीज पे वो कम किया जाए। लेकिन साथ ही साथ जैसे अगर फॉसिल फ्यूल का एक तरफ कमी होगी, तो और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यूजेस बढ़ेगा, तो वहीं पे हमारा जो लिथियम आयन बैटरीज है इनका यूजेस बढ़ेगा, तो इसको फिर हमको इम्पोर्ट करना होगा। तो ये एक चैलेंज रहेगा। ठीक है। और इसमें देखना होगा कि कैसे हम एक पूरा स्ट्रेटेजिक बना सकते हैं, क्योंकि ये सेक्टर भी काफी वल्नरेबल है। और सप्लाई चेन जो है वो बेहतर होना चाहिए, पूरी एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी होनी चाहिए। लॉन्ग टर्म तक ये सारी चीजें जो है वो चलनी चाहिए, तब इसका जो मैन्युफैक्चरिंग होगा, इसका जो यूज जो होगा उसका हमें बेनिफिट जो है वो मिलेगा। जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है अभी वो काफी पीछे है, अभी उसमें हम बहुत ज्यादा नहीं कर पाए, तो उसको और बेहतर करना होगा ताकि उसमें जो इम्पोर्ट डिपेंडेंसी है वो कम हो सके। साथ ही साथ बैटरी प्रोडक्शन को हमको बढ़ाना होगा, तो इसके लिए जैसे हमने कई सारी स्कीम जो है वो उसको लॉन्च किया है। और अभी तक अगर हम कहें तो 40 गीगावाट कैपेसिटी का जो है वो प्रोडक्शन के लिए इसको अवार्ड किया गया, बट अभी सिर्फ 1 गीगावाट जो है इसका इंस्टॉलेशन हो पाया है, तो इसमें और हमें तेजी जो है वो लानी होगी। और
ईवी का सोल्ड जो है ये बढ़ा है, तो अगर सोल्ड बढ़ रहा है तो अभी भी जो बैटरीज है वो ज्यादा से ज्यादा उसका हमको मतलब बाहर से ही जो है वो जो ग्लोबल मैन्युफैक्चरर्स है उनसे हमें इंपोर्ट करना पड़ रहा है। और इसमें सबसे ज्यादा चाइना जो है वो मैन्युफैक्चर करता है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो चाइना से हमारे इंपोर्ट है वो बढ़ रहा है। तो वो कहीं ना कहीं हमारे आगे चल के जो है वो प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट कर सकता है। क्योंकि अगर हमारा जो डिपेंडेंसी है वो एक ही कंट्री पे रहेगी बैटरी सप्लाई के लिए, तो अगर कोई ऐसी कंडीशन आती है जहाँ चाइना स्टॉप कर दे देना तो हमारे लिए काफी प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमें इसको अपना और बेहतर करना होगा और ज्यादा से ज्यादा इसका जो है वो प्रोडक्शन जो है वो बढ़ाना होगा। और रिसोर्सेस खोजने होंगे जहां से जो मटेरियल है वो हमें मिल सके। तो जैसे इसके लिए हमने और भी कंट्रीज के साथ जो है वो मिनरल्स वगैरह के लिए जो है वो पार्टनरशिप कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं कि कैसे उसको और चीजें जो है वो बेहतर किया जा सके। साथ ही साथ बैटरी डिमांड बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, तो उसको कैसे टैकल किया जाए ये भी एक पूरा रहेगा। तो जो भी चीजें उनको प्रॉपरली एसेस करना होगा और उस पर और फर्दर तरीके से जो है वो काम जो है वो करना होगा। ठीक है कि जैसे कॉस्ट भी, अब जैसे डिमांड बढ़ेगी कॉस्ट जो है वो कम होगी, बट एफिशिएंटली अगर उसको वर्क करना है तो जरूरत है कि प्रोडक्शन में जो है वो इंक्रीज हो। तो जो भी ट्रांजिशन हो रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल का, ये सीधे सीधे नहीं होगा, इसमें काफी सारी चीजें हैं और उन सारी चीजों को कंट्री को देखना होगा कि क्या इंडिया जो है वो बेहतर तरीके से जो डिमांड और सप्लाई गैप है उसको फुल करके प्रोडक्शन को बढ़ा के और क्या हम क्लीन मोबिलिटी की तरफ बढ़ सकते हैं। क्योंकि ये काफी इसमें चैलेंजेस हैं अभी भी। और जैसे गवर्नमेंट ने इसमें काफी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव जो है इसको प्रोवाइड किए हैं ताकि जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो बढ़ाएं, इंडिया की जो कैपेसिटी है डोमेस्टिक कैपेसिटी बैटरी की वो बढ़ सके। तो इस पे और ज्यादा से ज्यादा जो है वो वर्क करना पड़ेगा। और हमारा चूंकि एक स्कीम है जिसके तहत हम इस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो यूज है उसको बढ़ा रहे हैं, तो देखना होगा कि इसमें कोई प्रॉब्लम ना आए, सस्टेनेबल तरीके से चीजें जो है वो हो सके और जो डिपेंडेंसी है उसको खत्म किया जा सके और एक्सटर्नल जो प्रॉब्लम्स है उनको भी जो है वो प्रॉपर तरीके से हैंडल किया जा सके। फिर अभी डेयरी सेक्टर से रिलेटेड था कि एक्सट्रीम हीट की वजह से डेयरी सेक्टर पे भी जो है वो इम्पैक्ट पड़ रहा है। इंडिया की बात करें तो इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर है। ग्लोबल मिल्क प्रोडक्शन का 22% जो है वो इंडिया में होता है। इंडिया में जो डेयरी सेक्टर है इसमें मार्जिनल और स्मॉल स्मॉल फार्मर्स का जो नंबर है वो काफी ज्यादा है। ठीक है, 5% जो जीडीपी है कंट्री का उसको डेयरी सेक्टर सपोर्ट करता है। 80 मिलियन फार्मर्स जो है वो इससे जुड़े हुए हैं, इनका जो इनकम है इस पे डिपेंडेंट है ये। और पॉपुलेशन का ग्रोथ बढ़ रहा है, डेयरी का जो डिमांड है वो भी काफी बढ़ रहा है और माना जा रहा है कि आगे आने वाले 2050 तक डबल हो जाएगा। तो अभी मतलब कहा गया है कि जो एक्सट्रीम हीट है इसकी वजह से एक थ्रेट है, प्रोडक्शन जो है वो कम हो सकता है। और उसमें एक्सपर्ट्स का कहना है कि जैसे हीट बढ़ेगा तो जो गाय हैं वो कम खाएंगी, उनका जो मिल्क प्रोडक्शन है ये कम हो जाएगा, कंसीव करने में स्ट्रगल होगा। ठीक है, हीट वेव्स के टाइम में जो फ्यूअर जो है वो ऑफिस स्प्रिंग होंगे तो उनका कहीं ना कहीं प्रोडक्शन पे इफेक्ट पड़ेगा। और ऐसा आशंका जताई गई है कि 30% जो है वो जो प्रोडक्शन है उसमें कमी आ सकती है बिकॉज ऑफ हीट इवेंट। तो इसको भी देखना होगा, प्रोग्राम्स लाने होंगे, बेहतर तरीके से सब्सिडीज प्रोवाइड करनी होंगी, कूलिंग सिस्टम बनाना होगा ताकि जो ब्रीड्स है उनका और इम्प्रूवमेंट हो और फार्मर जो है वो उनको भी इजी रहे, डिजीज कंट्रोल किया जाए, मॉर्टेलिटी को रोका जाए और इसका ताकि इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो और कम से कम जो है वो हों। फिर फिर अभी हमारे जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं इन्होंने पूरा एक कॉम्प्रहेंसिव रिव्यू किया साउथ वेस्ट मानसून का कि क्या कैसा मानसून रहेगा। जैसे अभी एक्सपेक्टेड था कि 26 मई को आएगा, बट डिले होते होते अभी कल आईएमडी ने कहा है कि 4 जून तक, मतलब कल तक केरला कोस्ट पे मानसून जो है वो टकराएगा। लोग कह रहे हैं कि इस बार अलीनो का एक इम्पैक्ट रहेगा। तो देखते हुए क्या क्या अरेंजमेंट है, वाटर की अवेलेबिलिटी क्या है, खरीफ सीजन पे कैसे वर्क किया जाए कि ज्यादा लॉस ना हो, प्रॉपर तरीके से चीजों को मैनेज किया जा सके।
तो इसी के लिए जो है वो इन्होंने पूरा रिव्यू किया, और इसमें गवर्नमेंट का कहना है कि ये फोकस करें कि कैसे मॉइस्चर कंजर्वेशन को बेहतर किया जाए, वाटर मैनेजमेंट किया जाए, बेहतर तरीके से प्लानिंग की जाए, ताकि अगर ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे ड्रॉट की कंडीशन बनती है तो प्रॉपर फार्मर्स को जो है वो हेल्प वगैरह प्रोवाइड किया जा सके। फिर सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया है एविक्शन ऑफ इंक्रोचमेंट्स इन अगस्त मलाई रीजन, और इन्होंने कहा है कि अगस्त मलाई इकोलॉजिकल लैंडस्केप ये केरला और तमिलनाडु के बीच में है। तो इन्होंने कहा है कि जितने भी वहां पे इंक्रोचमेंट हुए थे इनको जल्दी से जल्दी जो है वो यहाँ से हटाया जाए। और इन्होंने जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता इनकी बेंच थी। तो इन्होंने कहा कि ये जो प्रोटेक्टेड एरिया है यहाँ पे काफी जो है वो प्रॉब्लम हो गई, काफी डिकेड से ये देखने को मिला है। तो जितने भी इलीगल यहाँ पे लोग रह रहे हैं इनको पूरा हटाया जाए, और जो इकोलॉजी है उसको प्रॉपर तरीके से जो है वो रिस्टोर किया जाए। ठीक है, अगस्त मलाई बायोस्फीयर रिजर्व, इसके बारे में पूछा भी जा चुका है। ये 2001 में स्टैब्लिश हुआ था वेस्टर्न घाट में। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ये अपनी एक्सेप्शनल बायोडायवर्सिटी के लिए जाना जाता है। यहाँ पे बहुत सारी फ्लोरा और फौना स्पीशीज होती हैं। यहाँ पे लायन टेल्ड मकाक, नीलगिरी थार ये सब पाए जाते हैं। और इलीगल इंक्रोचमेंट की वजह से यहाँ पे जो जैसे सेटलमेंट कर हो गया है, टूरिज्म एक्टिविटी हो गई है, इसकी वजह से जो फॉरेस्ट एरिया है उसका डिफॉरेस्टेशन हुआ है, हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन हुआ है, जिसकी वजह से जो स्पीशीज हैं उन पे इम्पैक्ट जो है वो पड़ रहा है। और तो इसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर जो है अभी फिलहाल आया है। फिर एक टाइग्रेस है, इसका नाम है जीनत। तो इसको जो है वो 2024 में उड़ीसा के सिमलीपाल टाइगर रिजर्व लेके गया, मतलब इसको जो है उन्होंने भेजा था। और ये टाडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व है महाराष्ट्र का। यहाँ से इसको सिमलीपाल लेके गया था, ताकि वहां पे जो जीन पूल है उसको बैलेंस किया जा सके। और जो उड़ीसा का सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है, यहाँ पे काफी मतलब इसको एक ये रेयर टाइगर जो है वो पॉपुलेशन का जो है वो हैबिटेट है। तो ये जो टाइग्रेस थी ये अचानक से वैनिश हो गई थी। फिर अभी रिसेंटली इसको स्पॉट किया गया है, और इसके नए कब्स के साथ जो है वो इसको स्पॉट किया गया है। तो माना जा रहा है कि मतलब इस बेहतर कंजर्वेशन एफर्ट में ये एक एक नया अचीवमेंट है। ठीक है, और बेहतर तरीके से ये वहां पे अडॉप्ट कर पाई, और वहां पे पूरा जो है वो रह पाई है। तो इसको जैसे कि ले आया गया, फिर काफी इस पे पूरा अभी जो है वो कैमरा वगैरह से ट्रैपिंग वैपिंग किया गया है इसका। तो पाया गया है कि इसकी जो कब्ज हैं वो भी जो है वो बेहतर है, सही है। और इस पे फिर कंटिन्यूअस जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो अपना देख रहा है कि क्या है। सिमलीपाल जो है वो नॉर्दर्न उड़ीसा में है, और ये जाना जाता है ओनली नोन पॉपुलेशन ऑफ सूडो मेलानिस्टिक टाइगर्स। इनको जो है वो ब्लैक टाइगर्स भी कहा जाता है, क्योंकि इनका जो ब्लैक स्ट्राइप्स होता है वो ज्यादा थिक होता है। ठीक है, और ये जो इनका कोट है ये जो है वो इसके पूरे उसमें से जो मर्ज रहता है। तो अगर ये जो टाइगर है यहाँ पे सक्सेसफुली जो है वो अडॉप्ट कर पाई है, तो माना जा रहा है कि इससे और बेहतर होगा। जो टाइगर का जो जीन पूल है वो डाइवर्सिफाई होगा, बेहतर होगा। ठीक है, और तो इनका दोनों का लोकेशन, दोनों टाइगर रिजर्व्स का, क्योंकि ये यूनेस्को की साइट भी है तो ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा। साथ ही साथ कभी कभी नाम भी पूछ देते हैं, नाम इनका बड़ा फेमस हो रखा है इस टाइगर का, तो इसके बारे में भी पूछ सकते हैं कि कब इसको जो है वो वहां से यहाँ पे ले आया गया। ठीक है, और या तो जो उड़ीसा का जो टाइगर है इनका जो एक स्पेसिफिक वो है, ट्रेट है, उसके अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। फिर बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर हैं AK अब्दुल मोमेन। इन्हों ये 76 सेशन होगा यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली का। तो इसके लिए इनको जो है प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं ये। और ये भी अ, जो इलेक्शंस होंगे अभी, मतलब ये इलेक्शन होंगे तो इसमें 191 मेंबर कंट्रीज हैं, तो इनमें इनको जो है वो 143 जो है वो मिलेगा वो। और इसके बाद क्योंकि इनको सपोर्ट प्रोवाइड किया है कंट्रीज ने, और सितंबर ये जो है अपना ऑफिस जो है वो 1 ईयर टर्म के लिए जो है अपना ऑफिस जो है ये इनको रहेगा ये। ठीक है, और ये एक डिप्लोमेट हैं, फिजिशियन हैं, और ये बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर रहे हैं 2019 से।
यूएनजीए या यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। तो यूएनजीए ये 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स में है यूनाइटेड नेशन का। ठीक है, और ये मेन डेलिब्रेटिव पॉलिसी मेकिंग रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है, और इसमें 193 मेंबर स्टेट्स हैं जिनका हब सबका जो है वो इक्वल वोट जो है वो होता है। फिर डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, इन्होंने एप्लीकेशन इनवाइट किए हैं प्रधानमंत्री रिसर्च चेयर स्कीम 2026 के लिए। और प्रधानमंत्री रिसर्च चेयर ये एक फ्लैगशिप स्कीम है जिसके तहत ग्लोबल इंडियन टैलेंट को जो है वो अट्रैक्ट करने का गवर्नमेंट काम कर रही है फॉर रिसर्च इन इंडिया, मतलब ऐसे साइंटिस्ट जो बाहर काम कर रहे हैं वो इंडिया में आके वर्क करें। और इस इनिशिएटिव का एम है कि जो ग्लोबल इंडियन टैलेंट है उससे कनेक्ट करना और इंडिया का जो साइंटिफिक और इनोवेशन फ्यूचर है उसको और बेहतर करना। ठीक है, और तो इसमें जो पीएमआरसी के थ्रू जो फेलोज होते हैं इनको फेलोशिप प्रोवाइड किया जाता है, रिसर्च ग्रांट सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है, डिफरेंट जो लेबोरेटरीज हैं और जो रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर है उनमें काम करने के लिए जो है वो बेहतर सुविधा प्रोवाइड की जाती है। तो इसको इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए ये स्कीम इनकी है। फिर इसके अलावा निविदिया है, इन्हों मतलब ये एक डोमिनेंट सेमी कंडक्टर कंपनी है, और इन्होंने कहा है कि इनका एक नया इन्होंने लॉन्च किया है न्यू सुपर चिप फॉर पर्सनल कंप्यूटर्स। ठीक है, और इसको कहा गया है RTX स्पार्क। और इस चिप को ऐसे डिजाइन किया है कि ये डायरेक्टली compete करेगी एप्पल का M सीरीज चिप्स है और इंटेल का लेगेसी प्रोसेसर्स है उससे। तो ये जो नया इन्होंने अभी RTX स्पार्क सुपर चिप जो है वो लॉन्च किया है, तो माना जा रहा है कि AI को भी जो है ये बेहतर और करेगा, जो ग्राफिक्स वगैरह इससे और बेहतर हो। और ये अ, जो कंपनी है इसने पार्टनरशिप किया है माइक्रोसॉफ्ट के साथ, और इसके साथ मिलके ये इसको लॉन्च करेगी। ठीक है, और डेल, एसएस, एचपी, एसर इनके थ्रू जो है वो इसको ये पूरा यूज करेंगे। तो एक ये सुपर चिप है, तो RTX स्पार्क क्या है ये याद रखना। ठीक है, और ये विंडो AI लैपटॉप्स और कॉम्पैक्ट डेस्कटॉप के लिए जो है वो पूरा काम करेगा। और इसमें जो है वो 20 कोर आर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स रहेंगी, ब्लैकवेल RTX जीपीयू है, एनवी लिंक C2C इंटरकनेक्शन टेक्नोलॉजी है। तो मतलब बेसिकली ये एक बेहतर तरीके का सुपर चिप जो है वो है, और इसको AI को देखते हुए जो पर्सनल कंप्यूटर का मार्केट है इसको लॉन्च किया गया है कि इसकी जो स्पीड वगैरह है वो और बेहतर रहेगी। और इन्होंने कहा है कि इससे जो बैटरी लाइफ है वो काफी बेहतर रहेगी। और इसमें एडोबी ने अपना फोटोशॉप और जो सॉफ्टवेयर वगैरह है उसको भी पूरा अपडेट किया है, तो और बेहतर तरह की सर्विसेज जो है ये प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो इसका नाम याद रखना, जैसे RTX ये क्या है, जैसे कभी कभी इस तरह की चीजों का नाम पूछ देते हैं तो वो हमें पता होना चाहिए। NVIDIA जो है ये एक लीडिंग सुपर कंडक्टर कंपनी है, और ये जीपीयूज को डिजाइन करती है जो कि AI और गेमिंग जो डेटा सेंटर्स हैं इन सबको जो है वो ये पावर करते हैं ये। और काफी बड़ी कंपनी है, इसका मार्केट कैपिटल जो है वो 2024 में $3 ट्रिलियन डॉलर्स को जो है वो पार कर गया, और 26 में ये लगभग $5 ट्रिलियन के लगभग जो है वो पहुंच गए हैं। तो एक मेजर कंपनी है जो कि इस सेक्टर पे पूरा काम जो है वो कर रही है। फिर डिजिटल इंडिया भाषणी डिवीजन, ये आता है डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। और इन्होंने अपना कोलैबोरेशन किया है करंट AI और कल्फा इम्पैक्ट के साथ, और इन्होंने व्योमा इनोवेशन चैलेंज ये जो है वो लॉन्च किया है। और इसका एम है कि कंपटीशन को और बेहतर करना, ओपन सोर्स मल्टीलिंगुअल वॉइस फर्स्ट AI सॉल्यूशंस को और प्रमोट करना। ठीक है, लो कनेक्टिविटी एनवायरनमेंट में भी ये पूरा जैसे काम कर सकेगा। और इसका जो चैलेंज है ये बिल्ड ऑन सुनो सुनो सूत्र, ये एक मल्टीलिंगुअल वॉइस फर्स्ट ओपन सोर्स हैंडल्ड AI रेफरेंस डिवाइस है जिसको भाषिणी और करंट AI इन्होंने डेवलप किया है। अभी इसको इंडिया AI इम्पैक्ट समिट हुआ था तो वहां पे इसको जो है वो लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो एक ब्रॉडर पुश दिया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से जिसके तहत जो डिजिटल इनिशिएटिव है उसको और बेहतर किया जा रहा है। और AI में जो एक्सपर्टीज है उनको और
बेहतर किया जा रहा है, एआई इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया जा रहा है, प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस डेवलप किए जा रहे हैं, जो भी चैलेंजेस हैं लैंग्वेज से रिलेटेड, डिजिटल लिटरेसी से रिलेटेड, उसको और बेहतर करने के लिए ये पूरा जो है वो काम कर रहा है। ठीक है, भाषिणी लॉन्च हुआ था 2022 में और इसका एम है कि लैंग्वेज बैरियर को ब्रिज करना, एआई पावर ट्रांसलेशन प्रोवाइड करना, जितनी 22 शेड्यूल्ड इंडियन लैंग्वेजेस हैं इसमें। ठीक है, तो ये है। फिर इसके अलावा स्पोर्ट्स में आज कुछ खास नहीं था। ठीक है, तो यही है आज का सारा करंट अफेयर्स। आप हमसे चैनल पे ज्यादा से ज्यादा जुड़िए, चैनल को लाइक करिए, सपोर्ट करिए।